ये एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 9 है और ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने जाना था समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में जो अशोकन पिलर है उस पे लिखे हुए अभिलेख से पता चलता है, इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। उस पे जो इंस्क्रिप्शन है वो उनके कोर्ट पोएट जो हरिसेन थे उनके द्वारा उनके प्रशंसा के रूप में जो काव्य की रचना की गई थी उसका पार्ट है वो जो इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। उसके बाद हमने जाना था हर्षवर्धन के बारे में जो थानेसर के राजा थे और उन्होंने कन्नौज पर भी शासन किया था। उनके बारे में हमें उनकी जीवनी हर्षचरित जो कि उनके कोर्ट पोएट बाणभट्ट जो थे उनके द्वारा लिखा गया था। हर्षचरित से हमें हर्षवर्धन के बारे में पता चलता है। अब जानते हैं पल्लवाज, चालुक्याज और पुलकेशिन के प्रशस्ति के बारे में। उस समय पल्लवाज और चालुक्याज जो थे ये दो दक्षिण भारत में साउथ इंडिया में महत्वपूर्ण शासक थे। पल्लवों का जो किंगडम था वो उनका जो कैपिटल था कांचीपुरम, वहाँ से लेकर कावेरी डेल्टा तक फैला हुआ था। और चालुक्य का किंगडम कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर के बीच में स्थित रायचूर दोआब, इसके आसपास इनका किंगडम केंद्रित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी और यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। इसे मैप पर देखते हैं। ये है ऐहोल का लोकेशन जो कि चालुक्य का कैपिटल था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र बन गया जहाँ पर बहुत सारे मंदिर भी थे और ये जो पल्लव और चालुक्य थे वो एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते रहते थे, एक दूसरे की बाउंड्री का, और मुख्य रूप से जो राजधानी होती थी उनको निशाना बनाया जाता था क्योंकि वहाँ समृद्ध शहर होते थे। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा थे और उनके बारे में हमें उनके जो दरबारी कवि थे कोर्ट पोएट रवि कीर्ति, उनके द्वारा जो प्रशस्ति की रचना की गई है उससे पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। कोर्ट पोएट रवि कीर्ति के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए और इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्षा को, जो हर्षवर्धन जो थे, उनको आगे बढ़ने से रोका। हर्षा का मतलब होता है आनंद और कवि का कहना है रवि कीर्ति का कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया और ये जो पल्लव के राजा थे उन्हें कांचीपुरम के दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। लेकिन चालुक्यों की विजय जो थी वो अल्पकालीन थी, कुछ ही समय के लिए थी और लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इन सब के बारे में हम क्लास 7 में पढ़ेंगे। अब जानते हैं इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। ये जो राज्य थे गुप्ता के, उसके बाद वर्धन डायनेस्टी, उसका पल्लवा, चालुक्य, इस सब के राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। तो पहले के जो राजा होते थे उनकी तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा, मतलब लैंड टैक्स लेते थे। प्रशासन की जो प्राथमिक इकाई होती थी वो गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए, जैसे कि कुछ उदाहरण दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद जो थे वो आनुवांशिक बन गए, मतलब बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिसेन। कवि हरिसेन किसके कोर्ट पोएट थे? समुद्रगुप्त के ये कोर्ट पोएट थे। ये अपने
पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे और कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारमात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक मतलब युद्ध और शांति के विषयों का भी ये मंत्री थे। राज्य के प्रभावशाली लोग स्थानीय प्रशासनिक निर्णय लेने में भाग ले सकते थे और ये लोग शहर के नगर श्रेष्ठी यानी कि मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक मतलब मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, लेकिन समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। इस पीरियड में रूलर्स के पास, राजाओं के पास वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी था, जिसमें एलिफेंट्स, चैरियोट्स, कैवेलरी और फुट सोल्जर्स ये सब आते थे। एलिफेंट्स हाथी, रथ और घुड़सवार सेना, घोड़ा पर सवारी करने वाला, उसके बाद पैदल सेना, ये सब राजा के पास होते थे। इसके अलावा मिलिट्री लीडर्स भी होते थे, सेना नायक, जो समय समय पर राजा को ट्रूप्स मतलब सेना प्रोवाइड करवाते थे जब भी राजा को उनकी ज़रूरत होती थी। इन सेना नायकों का रेगुलर सैलरी नहीं होता था, इसके बदले में इन्हें लैंड के रूप में, भूमि के रूप में पुरस्कार दिया जाता था और इससे ये रिवेन्यू कलेक्ट करते थे और उसको सोल्जर और जो हॉर्सेस होते थे या फिर युद्ध के लिए जो सामानों की आवश्यकता होती थी, हथियारों की, तो उसके लिए ये जो रिवेन्यू का कलेक्शन करते थे उससे वो सब मेंटेन करते थे। और ये जो लोग होते थे सेनानायक, इनको सामंत कहा जाता था और जब भी रूलर कमज़ोर पड़ता था तो ये सामंत आज़ाद होना चाहते थे। अब जानते हैं सॉदर्न किंगडम में जो असेंबलीज होती थी, जो सभाएं होती थी, उनके बारे में। तो इनका पता चलता है पल्लवा के कुछ इंस्क्रिप्शंस है उससे, लोकल असेंबली के बारे में। इसमें 3 तरह की सभाएं थी, सभा, ऊर और नगरम। सभा जो होता था ये ब्राह्मण लैंड ऑनर का असेंबली होता था और ये असेंबली सब कमेटी के थ्रू काम करती थी। ये जो सब कमेटी होती थी ये सिंचाई, इरिगेशन, एग्रीकल्चर ऑपरेशन, उसके बाद रोड, लोकल टेम्पल, इन सब का ध्यान रखते थे। उड़ जो था ये विलेज असेंबली था, जो ऐसे एरिया में पाया जाता था जहाँ पे लैंड ऑनर ब्राह्मण नहीं होते थे। और नगरम जो था वो मर्चेंट का ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब नगरम जो था वो व्यापारियों का समूह था। और ये जितने भी असेंबलीज हैं ये रिच और पावरफुल लैंड ऑनर्स और मर्चेंट के कंट्रोल में थे और ज़्यादातर लोकल असेंबली सालों तक काम करती रही। अब जानते हैं किंगडम्स में जो साधारण लोग थे, ऑर्डिनरी पीपल, उनके बारे में। ऑर्डिनरी पीपल के लाइफ्स के बारे में बहुत कम ही हमें पता चलता है और जो भी पता चलता है वो प्लेज, नाटकों और दूसरे अकाउंट्स से। कालिदास जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे, इनका नाटक जो है वो किंग के कोर्ट में जैसा जीवन था उस लाइफ के बारे में बताता है। और इनके जो नाटक है इससे एक स्पेशल बात पता चलता है कि नाटक में किंग और ज़्यादातर जो ब्राह्मण थे वो संस्कृत में बातें किया करते थे, जबकि वुमेन और मेन जो किंग और ब्राह्मण नहीं होते थे वो प्राकृत का यूज करते थे, वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज होगा। कालिदास का एक फेमस प्ले है, नाटक है अभिजन शाकुंतलम, जो कि किंग दुष्यंत
और वुमन शकुंतला के लव स्टोरी पे बेस्ड है। हमें इस नाटक के माध्यम से जो गरीब मछुआरे होते थे उनके कठिनाइयों के बारे में भी पता चलता है। हमें चाइनीज तीर्थयात्री फाहियान के द्वारा लिखी गई किताबों से भी ज़रूरतमंद लोगों की दुर्दशा के बारे में पता चलता है। जैसे कि शहर के जो अमीर और उच्च वर्ग होते थे वो उन लोगों के साथ जिन्हें समाज में अछूत माना जाता था उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार करते थे वो इनके किताबों से पता चलता है। इन्हें शहर से बाहर रहना पड़ता था। ये फाहियान जो है वो लिखता है कि अगर इन लोगों को शहर में या मार्केट प्लेस पे आना होता था तो वो अपने पास एक लकड़ी का टुकड़ा रखते थे और उससे चोट करते थे ताकि लोग उनसे खुद को अलग रख सके साउंड को सुनकर। इस आवाज़ को सुनकर लोग सेपरेट हो जाते थे, साइड हो जाते थे ताकि उनके साथ टच में ना आ जाए। तो इस चैप्टर में हमने जाना समुद्रगुप्त के बारे में, उनका जो अभिलेख मिला हुआ है उनके बारे में, उसके बाद हर्षवर्धन के बारे में, फिर पुलकेशिन द्वितीय के बारे में और भी छोटे छोटे किंगडम्स थे उनके बारे में, और जाना लोकल असेंबलीज के बारे में जो कि साउथर्न किंगडम में साउथ इंडिया में प्रचलित थी। थैंक यू।